दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजन का कंसेप्ट जो दोस्तों जर्मनी से लिया गया था एंड इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे संविधान में पार्ट 18 एंड फ्रॉम आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक डिफाइन किए गए हैं। दोस्तों हमारे दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में जो है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम हो, तो इमरजेंसी के कंसेप्ट से जितने भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके कवर हो जाएंगे। तो मेक श्योर जो है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई पॉइंट्स मिस ना करें, कोई पार्ट मिस ना करें, जिससे कि कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे छूटे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि हम आपके लिए और भी एजुकेशन वीडियो लाते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल दी ओशियन ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों आइए आज हम डिस्कस करते हैं इमरजेंसी के प्रोविजंस के बारे में। तो दोस्तों इमरजेंसी के प्रोविजंस हमारे संविधान के पार्ट 18 में है और आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 में डिस्कस किए गए हैं। दोस्तों इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टोटल 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है: नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 360 में है एंड प्रेसिडेंशियल रूल दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में है। तो नेशनल इमरजेंसी आज हम तो दोस्तों इस नेशनल इमरजेंसी सेशंस को जो है दोस्तों हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, दूसरे पार्ट्स में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। पहले पार्ट में नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवमेंट मिलता है और क्या नेशनल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट होते हैं एंड नेशनल इमरजेंसी को रिवोकेशन किस तरीके से होता है। इन सारे पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी दोस्तों इंपोज बाय प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया या किसी पार्ट्स की सिक्योरिटी जो है खतरे में है, तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पर लगाई जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिवॉल्यूशन। दोस्तों अगर अब तीनों कंसेप्ट पॉइंट्स को हम वन बाय वन समझते हैं। दोस्तों वॉर क्या होता है? वॉर वो सिचुएशन होती है, वो कंडीशन होती है जब 2 कंट्रीज जो हैं आपस में फॉर्मल डिक्लेरेशन के साथ जो है दोनों एक दूसरे पर आर्म फोर्सेस का यूज करती हैं। कोई भी 2 कंट्री हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए अगर इंडिया और पाकिस्तान, तो दोनों कंट्री जो है पाकिस्तान और इंडिया एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के अगेंस्ट जो है आर्म फोर्सेस का यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन को दोस्तों हम वॉर का नाम देते हैं। एंड दोस्तों अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के, अगर दोनों कंट्री विदाउट एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन, बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन के एक कंट्री के ऊपर जो है आर्म फोर्सेस का यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को जो है हम एक्सटर्नल एग्रेशन देंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल है दोस्तों, अगर जो है पाकिस्तान विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन के इंडिया पर आर्म फोर्सेस का यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम दोस्तों एक्सटर्नल एग्रेशन देते हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों ग्राउंड्स पर जो है, अगर नेशनल इन दोनों ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। अगर दोस्तों आर्म रिवॉल्यूशन के ग्राउंड पर जो है नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, तो उसे दोस्तों हम कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन से पहले जो है ये जो टर्म थी आर्म रिवॉल्यूशन, इसके 44वें संविधान संशोधन से पहले इस टर्म को जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दिया गया इंटरनल। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस की टर्म को हटाकर आर्म रिवॉल्यूशन के उसमें कर दिया। तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी अगर स्टार्टिंग के दोनों ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी है, एंड 3rd ग्राउंड्स पर अगर लगाई जा रही है तो इंटरनल नेशनल इमरजेंसी है। तो दोस्तों अगर नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवमेंट्स की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि अगर प्रेसिडेंट को या कैबिनेट को, अगर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऐसा लगता है कि इंडिया के किसी पार्ट या इंडिया की सिक्योरिटी जो है खतरे में है, तो
वो किसी भी इन तीनों में से किसी भी आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते। तो अगर कैबिनेट को ऐसा लगता है कि सिचुएशन इन तीनों ग्राउंड्स के अंडर आ चुकी है और नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, तो कैबिनेट जो है एक रिटर्न एडवाइस प्रेसिडेंट को जारी करेंगे। उस प्रेसिडेंट उस रिटर्न एडवाइस को वेरीफाई करेंगे एंड देन प्रेसिडेंट जो है एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे और वो प्रोक्लेमेशन जो है फर्दर अप्रूवमेंट के लिए पार्लियामेंट के पास आएगा। दोस्तों पार्लियामेंट के पास फर्दर अप्रूवमेंट के लिए प्रोक्लेमेशन आएगा। पार्लियामेंट अगर उस प्रोक्लेमेशन को, जिस पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है, पार्लियामेंट के उस प्रोक्लेमेशन को अगर दोस्तों पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर उस इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर देता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर देता है। स्पेशल मेजोरिटी को दोस्तों समझते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की दो कंडीशंस होती हैं दोस्तों। स्पेशल मेजोरिटी की दो कंडीशन कि पहली कंडीशन होती है कि जितने टोटल मेंबर हो पार्लियामेंट के जितने टोटल मेंबर हैं उनके 50% मेंबर्स की जो है एसेंट्स होनी चाहिए। एंड सेकंड, जो जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 की वोटिंग जो है प्रोक्लेमेशन के पक्ष में होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट किसी हाउस में जो है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोज दैट 500 है, 500 मेंबर्स के पार्लियामेंट्स में, तो स्पेशल मेजोरिटी की दोस्तों कंडीशन पूरी करने के लिए पहले 250 मेंबर्स 250 प्लस 1 मेंबर्स की तो एसेंट्स होनी चाहिए। एंड जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि जब प्रेसिडिंग्स चल रही है तो उस समय जो है जितने मेंबर एज्यूम्ड हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, जितने मेंबर एब्सेंट की बात नहीं करो, जितने मेंबर प्रेजेंट है, सपोज दैट 500 में से 300 मेंबर उस दिन प्रेजेंट हैं, तो 300 का 2/3 की अगर बात करें 300 की तो 200 हो जाएगा। तो 200 प्लस 1 जो है मेंबर्स की अप्रूवमेंट की जरूरत होगी स्पेशल मेजोरिटी की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। तो दोस्तों स्पेशल जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन था दोस्तों, वो पार्लियामेंट के पास फर्दर अप्रूवमेंट के लिए आएगा और पार्लियामेंट जो स्पेशल मेजोरिटी से उसे अप्रूव कर देते हैं तो इमरजेंसी जो है अगले 6 महीने के लिए इंपोज हो जाएगी। ठीक है, अगर इमरजेंसी अगले 6 महीने के लिए इंपोज हो जाएगी। अगर दोस्तों 6 महीने से ज्यादा इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है या इंपोज करना है तो फर्दर वही प्रोसेस जो है, फर्दर सेम प्रोसेस जो है दोबारा रिपीट किया जाएगा। और दोस्तों एक चीज ये है कि अगर जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के पास आया और पार्लियामेंट में जो है किसी एक सदन ने, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसने रिजेक्ट कर दिया या किसी एक सदन ने जो है उस पर कोई जवाब नहीं दिया, किसी दोनों सदन के जो है उस पर जो कोई मत नहीं किया, तो इमरजेंसी दोस्तों सिर्फ 1 मंथ के लिए ही एग्जिस्ट कर पाएगी। तो दोस्तों अगर पार्लियामेंट उस पर जो है अप्रूवमेंट नहीं देता है, सिंपल सी बात है, अगर पार्लियामेंट जो है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पर अप्रूवमेंट नहीं देता है तो सिर्फ 1 मंथ के लिए इमरजेंसी एग्जिस्ट कर पाएगी। अगर अप्रूवमेंट मिल जाता है दोस्तों तो जो है इमरजेंसी अगले 6 मंथ के लिए एग्जिस्ट कर पाती है। और अगर 6 मंथ से ज्यादा इमरजेंसी को इंपोज करवाना है तो सेम प्रोसेस जो है रिपीट किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो है नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी इंपोज होने के बाद जो है सेंटर के पास मैक्सिमम पावर्स होती हैं। तो दोस्तों अंडर आर्टिकल 353 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंटर जो है स्टेट को जो है किसी भी मैटर पर डायरेक्शन दे सकता है और किसी भी मैटर पर जो है लॉ बना सकता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 353 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग जो है जो पार्लियामेंट है वो किसी भी मैटर पर, चाहे वो स्टेट लिस्ट का हो या कंकरेंट लिस्ट का हो या यूनियन लिस्ट का हो, किसी भी मैटर पर जो है लॉ बना सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी दोस्तों इंपोज होने के बाद जो है सेंटर की मैक्सिमम पावर होती है, सेंटर की मैक्सिमम पावर जो है स्टेट के पास आ जाती है। तो दोस्तों अगर हम नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पर देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स पर जो है नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का पर जो है नेशनल इमरजेंसी का ये इफेक्ट पड़ता है कि आर्टिकल 358 के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है सस्पेंड हो जाते हैं, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को उसमें जो है कोई एक्स्ट्रा प्रोक्लेमेशन और एक्स्ट्रा नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी के लगते ही जो है
आर्टिकल 358 के तहत जो है हमारे जितने भी आर्टिकल 19 में जितनी फंडामेंटल राइट हैं वो सारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है एक चेंज आया है, इसमें चेंज ये है दोस्तों कि अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पर लगाई गई है, नेशनल इमरजेंसी दोस्तों या वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगाई गई है, तभी हमारे फंडामेंटल आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिक सस्पेंड होंगे। अदरवाइज आर्म रिवॉल्यूशन के ग्राउंड्स पर लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी तो हमारे फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड नहीं होंगे। 44वें संविधान संशोधन के बाद ये चेंज आया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को ये पावर है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 359 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए फर्दर प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे वो, और उसके बाद जो फर्दर प्रोक्लेमेशन जारी करके प्रेसिडेंट को लगता है तो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी को जो है सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों तो ये तो आर्टिकल 358 के अगेंस्ट जो फंडामेंटल जो आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। अगर और भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं अदर फंडामेंटल राइट्स अगर प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने हैं तो उसके लिए आर्टिकल 359 का यूज करते हुए दोस्तों प्रेसिडेंट को एक फर्दर प्रोक्लेमेशन की इशू करेंगे और उसके बाद जो है उस फंडामेंटल और भी फंडामेंटल सारे फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 को सस्पेंड कर सकते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ये चेंज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44वें संविधान संशोधन के बाद आया है। उससे पहले हम 20 और 21 भी आर्टिकल भी सस्पेंड किए जा सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो है हम आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों इस केस में जो है इससे पहले दोस्तों जो अगर हमारे पास आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड हो जाते थे 44वें संविधान संशोधन से पहले तो कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस का जो रिट इशू नहीं कर सकते, लेकिन अब हम आर्टिकल 20 और 21 इस 44वें संविधान संशोधन के बाद नेशनल इमरजेंसी इंपोज होने के बाद 20 और 21 आर्टिकल भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, तो कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस का रिट इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इफेक्ट्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हम दोस्तों ये जाने कि नेशनल इमरजेंसी जो है भारत में कितने बार लगाई गई है। तो भारत में जो है नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लगाई जा चुकी है और किन किन ग्राउंड्स पर लगाई गई है वो हम देखते हैं। दोस्तों पहली नेशनल इमरजेंसी जो है भारत में जो 1962 में प्रोक्लेम की गई थी। 1962 से लेकर ये नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 1968 तक रही थी। टोटल 4 इयर्स तक जो है ये नेशनल इमरजेंसी इंपोज रही थी। और ये नेशनल इमरजेंसी जो है दोस्तों तब लगाई गई थी जब चाइना ने जो है इंडिया के ऊपर अटैक किया था। चाइना ने इंडिया के ऊपर जब अटैक किया था तब जो 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था तब ये पहली नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी दोस्तों इंडिया में, और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पर लगाई गई थी दोस्तों। और जिसमें जो है अंडर आर्टिकल 359 का यूज करते हुए जो है सारे फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड कर दिए गए थे। आप किसी फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो है आप इन्फोर्समेंट को लेकर जो है किसी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को लेकर जो है आप कोर्ट्स में उसे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों और सेकंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी उस टाइम लगाई गई थी दोस्तों देश में जब पाकिस्तान ने जो है इंडिया पर अटैक किया था। तो सेकंड इमरजेंसी लगाई गई थी 3 दिसंबर 1971 को। अगर थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात की जाए तो दोस्तों उस टाइम लगाई गई थी जब इंदिरा गांधी को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इंदिरा गांधी को एक इलेक्शन के डिस्प्यूट पर इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्हें जो है अपने पब्लिक ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट 6 ईयर के लिए जो है वो किसी पब्लिक ऑफिस को अटेंड नहीं कर सकती थी, पब्लिक ऑफिस पर नहीं अपॉइंट किए जा सकती थी, उनके अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी गई थी और उन्हें जो है प्रेजेंट पब्लिक ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उस टाइम जो है दोस्तों थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को लगाया गया था 25 जून
1975 से लेकर जो है ये नेशनल इमरजेंसी 23 मार्च 1977 तक चली थी। और इस इमरजेंसी को दोस्तों इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगाया गया था। बाद में दोस्तों ये इंटरनल डिस्टरबेंस का ग्राउंड जो है 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो के बाद जो है इसे इसीलिए कि भाई किसी भी मुद्दे को लेकर जो है छोटे छोटे मुद्दे को लेकर जो है कोई इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम देकर आप बार बार नेशनल इमरजेंसी लगाते रहेंगे देश पर, तो इसीलिए जो है 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो है इस वर्ड को इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह जो है हमने आर्म्ड रिबेलियन वर्ड का यूज किया। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा जो इमरजेंसी का आज हमने दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की। इस सेशन में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की कि नेशनल इमरजेंसी को किन किन ग्राउंड्स पर इम्पोज किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी के किस तरीके से अप्रूव किया सकता है, किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी को हटाया जा सकता है, किस तरीके से रिवोक किया जा सकता है, उसे पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी को कैसे अप्रूव करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया एंड फर्दर जो है हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगाई जा चुकी है इसके बारे में चर्चा की। दोस्तों आज की वीडियो हमारे में आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों यही बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। एंड और फाइनली दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर करें, कि जिससे कि जो है आपसे जो है क्योंकि हम इस चैनल पर जो है काफ़ी एजुकेशन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ जो है काफ़ी एजुकेशन फैक्ट्स के साथ वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई नोटिफिकेशन कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।